गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 6 के हमारा एक नया टॉपिक है ईएसआई, है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई। ठीक है, जैसा कि नाम है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस, मतलब कि ये जो एक ऐसी इंश्योरेंस स्कीम है जो कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को दी जाती है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि जहाँ कहीं पर भी 10 से अधिक एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पर क्या है, 20 से अधिक एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पर क्या है कि उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को ईएसआई की फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, और कई सारे इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उन लोगों को भी ईएसआई की बेनिफिट मिलती है। तो बेसिकली ईएसआई कैसे बेनिफिट पहुंचाता है, जैसे कि आप काम कर रहे हो और अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है ना, नॉर्मल से बीमारी, वायरल फीवर, तो आप 4 दिन काम पे नहीं आ पाए तो उसके बदले आपको एक सिकनेस बेनिफिट मिलता है, मतलब कि सिक लीव विद पे मिलता है। ठीक है, मेडिकल चेकअप होता है, देन क्रिटिकल इलनेस कवर होता है, डेथ बेनिफिट होता है, और भी ऐसे ढेर सारे बेनिफिट ईएसआई के साइड से प्रोवाइड कराए जाते हैं। ईएसआई जो है गवर्नमेंट क्या करती है, ढेर सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, ऐसे सेक्टर्स, ऐसे एरिया या ऐसे शहर जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर ईएसआई अपने अस्पताल बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है। और जितने भी ईएसआई के मेंबर हैं जो कि कौन होते हैं, आमतौर पे जो रजिस्टर्ड लेबर होते हैं। ठीक है, तो वो रजिस्टर्ड लेबर का एक कार्ड बना होता है, उसके ज़रिए वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना हेल्थ बेनिफिट इस हॉस्पिटल में जाकर अपना और अपने परिवार का ले सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही वैरायटी ऑफ बेनिफिट है और अपन देखते हैं डिटेल में ईएसआई क्या होता है। द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 was enacted by Parliament, was the first major legislation on social security for workers in independent India। ठीक है, 1948 में हुआ था और ये भी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत आया गया था। ठीक है, इंडिया में। It was a time when the industry was still in a nascent stage and the country was heavily dependent on assortment of imported goods from the developed और फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज़। ये समय ऐसा था कि इंडिया जस्ट आज़ाद हुआ था और हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन उस लेवल पर नहीं था। ठीक है, तो इंडस्ट्री लेवल को, इंडस्ट्री अगर बढ़ानी है तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी हमको क्या करना पड़ेगा, सर्विसेज देनी पड़ेंगी, बेनिफिट देने पड़ेंगे ताकि उनका हेल्थ नीड फुलफ़िल किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से ईएसआई बनाया गया। और अगर ये इंडस्ट्रीज़ इंडिया में अगर डेवलप नहीं की जाती तो क्या होगा, हम लोग पूरी तरीके से, हम लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन लोग के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे कि अभी कोरोना वायरस के कारण से चाइना का बाइकआउट सब चल रहा है, बहुत सारे चीज़ के लिए हम लोग क्या थे, चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वॉज लिमिटेड टू अ फ्यू सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज सच एज जूट, टेक्सटाइल, केमिकल एट्सेट्रा। जब आज़ादी के बाद का जस्ट समय था उस समय बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारे पास नहीं हुआ करती थी, छोटी इंडस्ट्रीज़ हुआ करती, जैसे कि जूट मिल होते थे, टेक्सटाइल मिल्स, केमिकल मिल्स एट्सेट्रा। ठीक है, द लेजिस्लेशन ऑन क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ फुल प्रूफ मल्टी डायमेंशनल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम व्हेन द कंट्रीज इकोनॉमी वॉज इन अ वेरी फ्लडिंग स्टेट वॉज ऑब्वियसली अ रिमार्केबल गेस्चर टूवर्ड्स द सोशल इकोनॉमिक एमोलरेशन ऑफ अ वर्क फोर्स थ्रू लिमिटेड इन नंबर एंड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो हमारा ये जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है इसको गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि पूरे इंडिया लेवल पर एक समान स्तर पर पहुंचाया जाए। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्टेड था इंडिया में, कि जब पता था कि इंडिया में धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ का नए प्लेटफॉर्म आने चालू हो जाएंगे। ठीक है, हम आयरन स्टील प्लांट आना चालू हुए इंडिया में, सीमेंट फैक्ट्री आना चालू हुए, ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग चालू हुए, कई प्रकार के पार्ट्स बनाने चालू किए। ठीक है, कॉस्मेटिक्स चालू किए, तो ऐसे कई सारे सेक्टर्स आना था। तो बहुत ही आप लोग नीचे के पैरा को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, ढेर सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते थे जिनको कि मैटरनिटी बेनिफिट देना है या तो फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को कवर करना है, या कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ डिसेबिलिटीज़ हो गई तो उनको बेनिफिट पहुंचाना है, तो उसके लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम चालू की गई थी जिसको अपन की ईएसआई बोलते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अब अपन देखते हैं ईएसआई बेनिफिट्स। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट इसके अंतर्गत आता है। द सेक्शन 46 ऑफ द एक्ट एविसेज फॉलोइंग 6 सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ठीक है, मेनली 6 बेनिफिट इसमें आते हैं।
पहला है मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस, दूसरा सिकनेस बेनिफिट, तीसरा मैटरनिटी बेनिफिट, चौथा डिसेबलमेंट बेनिफिट, पांचवा अदर बेनिफिट। तो इस तरीके के टोटल और अदर में और भी ढेर सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। जैसे कि उनको वोकेशनल रिहैबिलिटेशन है, फिजिकल रिहैबिलिटेशन है, ओल्ड एज है। तो अपन सारे बेनिफिट्स को एक एक करके अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है मेडिकल बेनिफिट। तो मेडिकल बेनिफिट जैसा कि नाम से ही पता है हमको कि कई प्रकार के इसमें मेडिकली बेनिफिट इनको दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है फुल मेडिकल केयर इज़ प्रोवाइडेड टू एन इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली मेम्बर फ्रॉम द डे ही एंटर्स इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब से वो इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर्ड हो जाएगा तभी से इसका एलिजिबिलिटी चालू हो जाती है कि उसको और उसके परिवार को मेडिकल बेनिफिट मिले। ये मेडिकल बेनिफिट किस तरीके की हो सकती है? देयर इज़ नो सीलिंग ऑन एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन और हीज फैमिली मेम्बर। इसमें किसी भी प्रकार का, जैसे अपन लोग RSBY, आयुष्मान भारत में अपन लोग लिमिट देखे थे ना कि 5 लाख रुपए तक का है, 30,000 रुपये तक का है लिमिट इंश्योरेंस का, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जितना भी उसको प्रॉब्लम होगा वो पूरा उसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद है मेडिकल केयर इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड टू रिटायर्ड एंड परमानेंटली डिसेबल्ड इंश्योर्ड पर्सन एंड देयर स्पोसेस ऑन पेमेंट ऑफ अ टोकन एनुअल प्रीमियम ऑफ 120 रुपीज़। अगर वो लोग रिटायर होने के बाद भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उनको केवल 120 रुपीज़ देना पड़ेगा, जिससे कि उनको रिटायरमेंट के बाद भी ये बेनिफिट मिलती रहेंगी, ठीक है। इसमें क्या क्या अंदर में आता है, क्या क्या बेनिफिट आता है मेडिकल बेनिफिट में? सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, इनके पास सारे सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ठीक है, फिजियोथेरेपी, सारे चीज़ इसमें इंक्लूड होंगे। स्केल ऑफ मेडिकल बेनिफिट, ठीक है, नो स्केल, ठीक है, किसी भी तरीके का मेडिकल बेनिफिट ये ले सकते हैं। फिर बेनिफिट टू रिटायर्ड इन पेशेंट्स, ठीक है, तो अगर ये रिटायर हो चुके हैं तब भी उनको मिलेगा। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ मेडिकल बेनिफिट इन अ स्टेट, ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में रहेगा? इस स्कीम का स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? इसको इस एक्ट के जरिए स्टेट गवर्नमेंट के बजट के अकॉर्डिंग उसको पैसा दे देगी। अब स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जगह सेलेक्ट करे और यहाँ पर उनके लिए हॉस्पिटल बनाए, ठीक है। देन डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, ठीक है, इनको क्या है ट्रीटमेंट? मान लो अगर वो कोई नौकरी कोरबा में करता था, अब वो रिटायर होकर जगदलपुर में आ गया, तो जहाँ पर वो रहने वाला है उसको ट्रीटमेंट वहीं पे दिया जाएगा, ठीक है। देन स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन, यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट एड नहीं होंगे बल्कि जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है ये भी मिलेंगे। और हर एक क्या होता है कि जो ESI हॉस्पिटल होता है उसमें एक स्टेट लेवल पर एक मॉडल हॉस्पिटल होता है, जो कि ESI का सबसे बड़ा स्टेट का हॉस्पिटल होगा, जहाँ पर सारे ESI के डिस्ट्रिक्ट यूनिट से पेशेंट शिफ्ट होकर वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। देन इन पेशेंट ट्रीटमेंट, ठीक है, जो IPD होता है वो भी सर्विसेज मिलेंगे। इमेजिंग सर्विसेज, जितने भी तरीके के एक्सरे, CT स्कैन, ये सब भी मिलेंगे। आर्टिफिशियल लिम्स एंड एड्स, ये सब भी दिया जाएगा अगर कोई रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है तो। देन है स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजन मतलब अगर ESI के हॉस्पिटल वो कैपेसिटी नहीं है किसी प्रकार का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का, तो वो लोग क्या करेंगे, इसको रेफरल केसेस भी देंगे, स्पेशल प्रोविजन भी देंगे, ठीक है, कि वो रिटन परमिशन के जरिए दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकता है, जिसका पूरा पेमेंट ESI के द्वारा किया जाएगा। देन है रीएम्बर्समेंट लास्ट, ठीक है, तो रीएम्बर्समेंट मतलब अगर कोई भी प्रकार का उसको रिफ़र किया जाता है, मान लो सपोज़ उसको वो ESI मेंबर है छत्तीसगढ़ स्टेट का, ठीक है, लेकिन उसको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है और उसको कराना है चेन्नई में, तो वहाँ के सारे पैसे वो खर्च करेगा और बाद में पूरे बिल्स का वो रिएम्बर्समेंट छत्तीसगढ़ में लगाएगा, से उससे पैसा उसको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट के अंदर था पहला मेडिकल बेनिफिट। फिर नेक्स्ट चीज़ है सिकनेस बेनिफिट, ठीक है, अगर वो सिक होते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है? Sickness benefit in the form of cash compensation at rate of 70% of wages is payable to insured workers during the period of certified sickness for a maximum of 91 days in a year, ठीक है। 70 दिन तक उसको उनको कैश बेनिफिट मिलेगा उनके बीमार होने पर 91 डेज तक, ठीक है, और जो कि क्या होगा उनके 70% वेजेस होगा, ठीक है, और एक ईयर में 91 डेज तक वो अवाइल कर सकता है। In order to qualify for sickness benefit, the insured worker is required to contribute for 78 days in a contribution period of 6 months, ठीक है, लेकिन गाइडलाइन ये है कि कम से कम 78 डेज उसको 6 महीने में काम
करा होना चाहिए, तभी उस बेनिफिट को उठा सकता है। ठीक है। देन है एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। अगर उसका 91 डेज में भी काम नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, तो उसको क्या कर सकता है, वो एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है। सिकनेस बेनिफिट एक्सटेंडेबल अप टू 2 years इन केस ऑफ 34 मैलिग्नेंट एंड लॉन्ग टर्म डिजीजेस एट एन एनहेंस रेट ऑफ 80% ऑफ द वेजेस। ठीक है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करी कि जानती है कि कई प्रकार के ऐसे हज़ार्ड्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, जिसमें कि उनके वर्क, उनके काम के कारण से उनके एम्प्लॉयज़ को कई प्रकार के बीमारी हो सकती है, खासतौर पे मैलिग्नेंट। ठीक है। तो ऐसे केसेस में उनको 2 साल तक का क्या हो सकता है, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट दिया जा सकता है, क्योंकि अपने को पता है कि जितने मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स हैं, कैंसर्स है, इसमें क्या ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा जाता है। ठीक है। जिसमें कि उनको क्या करते हैं, 2 साल तक का लीव भी मिलेगा, प्लस सैलरी भी उनको पूरा 80% तक वेजेस उनको मिलता रहेगा। फिर है एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट था। अब देखते हैं अपन एनहेंस सिकनेस बेनिफिट। ठीक है। एनहेंस सिकनेस बेनिफिट में क्या होगा, एनहेंस सिकनेस बेनिफिट इक्वल्स टू फुल वेजेस इज पेबल टू इंश्योर्ड पर्सन अंडरगोइंग स्टरलाइजेशन फॉर 7 days टू 14 days फॉर मेल एंड फीमेल। ठीक है। अगर वो स्टरलाइजेशन कराता है एनहेंस बेनिफिट सिकनेस बेनिफिट के अंदर में, मतलब कि वसेक्टॉमी कराता है मेल, है ना, तो उसको 7 days मिलेगा, और अगर फीमेल ट्यूबेक्टमी कराती है तो उसको क्या मिलेगा, 14 days का मिलेगा। ठीक है। पूरी तरीके से उनको वेजेस मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट बेनिफिट आता है मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है। बाद में इसमें फैटर्निटी बेनिफिट भी ऐड हो गया है। ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट अपन सभी को पता है कि जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, ठीक है, उन लोगों को ये मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है डिलीवरी के पहले 1 महीने और डिलीवरी के बाद के 5 महीने। ठीक है। तो टोटल 6 मंथ, जिसको कि बाद में एक्सटेंड करके 2 years तक का कर दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन अप्लाई हैं। ठीक है। 6 मंथ तक का फुल वेजेस भी मिलेगा, प्लस अगर वो एक्सटेंड करना चाहते हैं इसको, तो वो उसको भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर में 2 साल तक का वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। देन है डिसेबलमेंट बेनिफिट। अगर किसी काम करते समय उसको क्या हो गया, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो गई, कोई इंजरी के कारण से कोई एक्सट्रीमिटी लॉस हो गया, ठीक है, तो उनको क्या मिलेगा, टेम्प्ररी डिसेबलमेंट बेनिफिट, और 2 तरीके का है, टेम्प्ररी और परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट। टेम्प्ररी में क्या है, फ्रॉम डे 1 ऑफ एंटरिंग इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हैविंग पेड एनी कंट्रीब्यूशन in case of employment injury, temporary disablement benefit at rate of 90% of wages is payable so long as disability continues। ठीक है। अगर उनको किसी प्रकार का इमीडिएटली हो जाता है और वो एनरोल पर्सन है, तो उसको 90% तक का वेजेस दिया जाएगा उनके टेम्प्ररी डिसेबलमेंट से, जब तक वो रिकवर्ड नहीं हो जाता। ठीक है। टेम्प्ररी बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा कि हमको पता है कि हाँ ये रिकवर्ड होके फिर से वापस काम ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट। ठीक है। परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट मतलब कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण से उनके हाथ पैर इस तरीके से कुछ काटने पड़ गए हो, या आँख खराब हो गया हो। ठीक है। तो अब हमको पता है कि दोबारा शायद वो इस लेवल का काम नहीं कर पाएगा, या तो फिर दूसरा काम कर पाएगा, उनको दिया जाता है। इसमें है टेम्प्ररी में था फ्रॉम डे ऑफ एंटरिंग, ठीक है, उसको दिएगा पूरा 90% वेजेस में। और परमानेंट में क्या होगा, द बेनिफिट इज पेड एट लीस्ट रेट ऑफ 90% ऑफ वेजेस इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट और लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी एज सर्टिफाइड बाय अ मेडिकल बोर्ड। ठीक है। इसको मेडिकल बोर्ड से सर्टिफाई कराना पड़ेगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, 90 days तक का वेजेस भी उसको मंथली बेसिस पे मिलता रहेगा। ठीक है। देन है अदर बेनिफिट। अदर बेनिफिट में फ्यूनरल एक्सपेंसेस, अगर अचानक किसी की डेथ हो जाती है तो तुरंत फैमिली मेम्बर को 10,000 रुपये का फ्यूनरल बेनिफिट दिया जाएगा। देन कन्फाइनमेंट बेनिफिट। ठीक है। कन्फाइनमेंट बेनिफिट क्या है, इन एन इंश्योर्ड वुमेन, अगर कोई वुमेन है वो क्या होती है, कन्फाइंड, मतलब कि अगर वो कंसीव करती है ना, तो क्या होगा, कन्फाइनमेंट ऑकर्स एट अ प्लेस वेयर नेसेसरी मेडिकल फैसिलिटीज़ अंडर ESI स्कीम आर नॉट अवेलेबल। ठीक है। और अगर वो डिलीवरी अगर ESI वाले जगह पे ना करा के कहीं और दूसरी जगह पे करवाती, तो उसके अंदर में उसको कन्फाइनमेंट बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाएगा। इन एडिशन अ स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड सम अदर्स नीड बेस्ड बेनिफिट टू इंश्योर्ड वर्कर, जैसे कि वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। ठीक है। अगर वो किसी प्रकार से उसको प्रॉब्लम आ गया है, या वो VRS ले लेता है, या उसमें कोई प्रकार की बीमारी आ गई है, वो डिसेबल हो गया है या वीक हो गया है, तो उसको क्या करते हैं,
कई दूसरे तरीके का ट्रेनिंग देके दूसरी नौकरी दे देते हैं, ठीक है, या दूसरे तरीके का काम दे देते हैं, उसको वोकेशनल रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। देन है फिजिकल रिहैबिलिटेशन, किसी इंजरी में उसकी एक्सट्रीमिटीज़ लॉस हो गई है या और भी किसी तरीके का उनको फिजिकल हज़ार्ड हुआ है, तो उसको अपन लोग रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं थ्रू आर्टिफिशियल लिम्स ये सब लगा के, तो उसको बोलते हैं फिजिकल रिहैबिलिटेशन। देन ओल्ड एज मेडिकल केयर, ठीक है, इसमें क्या है, अगर वो पर्सन रिटायर हो जाता है, ठीक है, और अगर वो VRS लिया है या ERS लिया है तब भी से उसको क्या करते हैं, इसके अंतर्गत मिलते रहता है और उसको पेमेंट 120 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से कंट्रीब्यूशन अपना देना पड़ता है ओल्ड एज और मेडिकल बेनिफिट के अंदर में, ठीक है, जिसके अंदर में 2 लाख रुपए का इनको इंश्योरेंस कवर मिलता है। देन है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, ठीक है, ये ESI के अलावा एक अलग से इनके लिए ऐड करके दिया गया है श्रमिक कल्याण योजना, जिसमें है दीम स्कीम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वॉज इंट्रोड्यूस विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2005। अगर वो श्रमिक कल्याण योजना में अगर वो ESI का एम्प्लॉय है, ठीक है, रजिस्टर्ड मेंबर है, और किसी कारण से उसकी नौकरी चली जाती है, ठीक है, तो उनको कुछ समय के लिए क्या किया जाएगा, कुछ पैसा दिया जाएगा, ठीक है, जो कि 2015 से चालू है। जैसे कि अभी अगर अपन ESI का देखें तो ESI ने प्रॉमिस किया है कि 3 महीने तक का वो अनएम्प्लॉयमेंट उनको भत्ता जो है अलाउंस वो देगा अपने मेंबर को, जितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, ठीक है। एन इंश्योर्ड पर्सन हु बिकम अनएम्प्लॉयड आफ्टर बीइंग इंश्योर्ड 3 or more years ड्यू टू क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट, रिस्ट्रक्चरमेंट और परमानेंट इनवैलिडिटी आर एंटाइटल्ड, ठीक है, तो काफ़ी सारे कंडीशंस के अंदर में दिया जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ उनको बेनिफिट दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इक्वल टू 50% ऑफ वेजेस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर, ठीक है, उसका जितना भी जो रिक्वायर्ड मिनिमम गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से वेजेस होते हैं उसका 50% 1 साल तक के लिए उसको दिया जाएगा। सेकेंड, मेडिकल केयर फॉर सेल्फ एंड फैमिली फ्रॉम ESI हॉस्पिटल डिस्पेंसरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ IP रिसीव्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है, उनको जब तक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा है उस समय भी उनको मेडिकल बेनिफिट भी जो एज यूजुअल पहले मिल रही थी ESI के हॉस्पिटल्स में वहाँ मिलते रहेंगे, ठीक है। थर्ड है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडेड फॉर अपग्रेडिंग स्किल, एक्सपेंडिचर ऑन फी, ट्रैवलिंग अलाउंसेस बॉन्ड बाय ESIC, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग या अपग्रेडेशन प्रोग्राम भी इनके लिए कंटिन्यू चलता रहेगा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंदर में, ठीक है। देन अपन लोग सीधा टेबल में आ जाते हैं कि क्या क्या नॉर्मली बेनिफिट जो अपने को मिलते हैं, जो अपन अभी डिस्कस की, देखने के लिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला है मेडिकल बेनिफिट, मेडिकल केयर। सेकंड, सिकनेस बेनिफिट। थर्ड, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। फोर्थ, मैटरनिटी बेनिफिट। फिफ्थ, परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट। सिक्स्थ, डिपेंडेंट बेनिफिट। 7, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। 8, इंसेंटिव स्कीम टू एम्प्लॉयज़ फॉर एम्प्लॉइंग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एंड मेडिकल केयर टू रिटायर्ड पर्सन्स, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था ESIC। मैं सोचता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।